अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस किताब पे बात करेंगे उसका नाम है लाहौर अ सेंटिमेंटल जर्नी। ये लिखी है एक इंडियन राइटर ने जिनका नाम है प्राण नवील। ये आप देख सकते हैं, इसके टाइटल पे एक रेलवे जंक्शन की पिक्चर भी बनी हुई है। ये किताब वैसे तो मुख्तलिफ चैप्टर्स में बटी हुई है, डिवाइडेड है। लेकिन मेरा जो इस किताब के अंदर इंटरेस्ट मैंने लिया या पढ़ना चाहा, एक तो इसमें लाहौर की बात थी, दूसरी लाहौर की हिस्ट्री की बात थी। लाहौर की हिस्ट्री के हवाले से बेशुमार किताबें मौजूद हैं। तो एक मैंने ये पढ़ी, मैंने कहा जरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके देखते हैं। इसमें लाहौर के कल्चर और ट्रेडिशंस की बात की गई है। ऑन ठंडी सड़क इन अ टोंगा, टाइम फॉर फन एंड गेम्स, बो काटा बसंत, the splendors, widow's dilemma, the changing world of woman, going to the cinema, KL Sehgal visits लाहौर, और उसके अलावा क्लोथ्स एंड क्लास। प्राण नवील जो है इस किताब के अंदर जिक्र कर रहे हैं कि लाहौर जो 30s और 40s में था वो कैसा था, और यहाँ के लोगों के रहन सहन कैसा था, पहनावा क्या था, उनके क्या ट्रेडिशंस थे, क्या कल्चर था, वो क्या सुनना पसंद करते थे, क्या देखना पसंद करते थे। ऑब्वियसली ये एक बड़ा बजिंग सिटी था, जस्ट लाइक लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1930s और 40s की। तो प्राण जो है इस किताब के बारे में बता रहे हैं कि मैं जिनेवा 1963 में वो होटल एस्टोरिया में बैठे हुए थे जिस वक्त उन्होंने इस किताब का आइडिया कंसीव किया। प्राण नवील जो इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं कि बहुत कम शहर ऐसे हैं बड़े सगीर में जिनको लाहौर की जैसी ग्लैमर मिला, इसको वो शान और शौकत मिली, वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। यहाँ मुगल एम्परर्स भी थे, सिख मोनार्क्स भी यहाँ पे रूल करके गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे ब्रिटिश सॉवरेन्स भी आए, और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त, यानी कि वो बताते हैं कि लाइवली प्लेस थी। सो मच सो वो ये कहते हैं कि जॉन मिल्टन, जो एक बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं, उनकी 1608 और 74 में लाहौर के बारे में उन्होंने एक राइटिंग, एक सेइंग की थी। वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। His eye might there command wherever stood city of old or modern fame, the seat of mightiest empire from the destined wall of Kambalu, seat of Kathian Khan and Samarkand by Oxus, Tamer's throne, to Pekin of Senian kings, and thence to Agra and Lahore of great Mughal, Paradise Lost, Book 11, 385। प्राण नवील हैं, वो बेसिकली जॉन मिल्टन की एक पोइम का जिक्र कर रहे हैं जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट। 16th सेंचुरी में लिखी गई थी, और ये बहुत बड़ी एपिक एपिक पोइम थी। इसमें इसको मैं थोड़ा सा समराइज करूं आपके लिए ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। पैराग्राफ उसमें ये बता रहे हैं कि जिस वक्त एग्जाइल हुआ है एडम का, तो आपको याद होगा पैराडाइज का, आपने सारा जो किस्सा पढ़ा है, सुना है, देख रखा है कि सैटर्न की क्या ड्यूटी लगाई गई थी, और एडम जब आए थे जमीन पर तो वहां पर जो एक बकौल मिल्टन के एक जो एंजल हैं वो एडम के पास खड़े हैं, और वो उनको बता रहे हैं कि फ्यूचर में आप जो है एक बहुत बड़ी ये जगह बड़ी खूबसूरत बन जाएगी, जबरदस्त सिविलाइजेशन होगी, और यू विल बी कनेक्टेड टू गॉड। और उसमें ये बता रहे हैं कि जब एडम एक बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ी पे खड़े हुए हैं तो वहां पे ये देख रहे हैं कि उनको पुरानी किंगडम्स भी नज़र आ रही हैं, नई किंगडम्स भी नज़र आ रही हैं। एक तरफ उनको सीट ऑफ कातियन खान, यानी कि जो मंगोलियन किंग्स हैं, जो जिनको हम मंगोल चंगेज़ खान कहते हैं, एक तरफ उनको वो नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ उनको बड़ी एम्पायर्स नज़र आ रही हैं। समरकंद बाय ऑक्सस, ऑक्सस एक रिवर था, है अभी भी, उसको रिवर अमू कहते हैं, लेकिन ऑक्सस पहले जो रिवर था उसमें, यानी कि जो आज का आप समझ लें कि समरकंद और ताजिकिस्तान और उस तरफ के जो एरियाज हैं वो रिवर उनको लगता है। तो वो बता रहे हैं कि ऑक्सस रिवर समरकंद हो, या वो तैमूर जो किंग है उसका थ्रोन हो, या सेनियन किंग्स हों, यानी कि आगे किंग्स हों, चाइनीज किंग्स हों, टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल, चाहे वो आगरा हो या ग्रेट लाहौर हो, मुगल्स का थ्रोन। कहने का मकसद ये है कि मिल्टन बताना चाह रहा था कि मैं इस पूरे एरिया को जानता हूँ, इस पूरी एम्पायर को जानता हूँ, उसकी हिस्ट्री पे बड़ी कमांड थी,
देखे ना 16th सेंचुरी में वो अपनी एक एपिक पोइम पैराडाइज लॉस्ट में लाहौर का जिक्र कर रहा है। ये देखे ना लास्ट लाइन एट टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल, यानी कि प्राण नवील जो है मिल्टन की इस नज़म का हवाला इसलिए दे रहे हैं कि मिल्टन ने ये नज़म 16th सेंचुरी में लिखी। तो एंशंट चीज़ों के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं ना, ऑक्सस और समरकंद और आगरा एंड लाहौर, तो इसका मतलब है लाहौर इज एन एंशंट प्लेस। बेसिकली इस नज़म को बताने का मकसद ये था कि वो लाहौर की डेट बताना चाह रहे थे कि लाहौर कितनी पुरानी चीज़ है, कि पैराडाइज लॉस्ट के अंदर भी जो एपिक पोइम है मिल्टन की उसमें भी इसका जिक्र है। उसके बाद लाहौर का जिक्र जो है वो बताया जाता है कि 18th सेंचुरी में रडयार्ड किपलिंग ने अपनी राइटिंग्स के जरिए बड़ा उसको बयान किया लाहौर के बारे में। अगर आप किम किम के करेक्टर से वाकिफ हैं, किम एक बच्चा था, बॉय, एंग्लो एंग्लो इंडियन बच्चा था, जो अगर इफ़ यू हैव एवर बीन टू म्यूजियम तो आपने म्यूजियम के बिल्कुल सामने एक कैनन खड़ी देखी होगी। तो वो जो कैनन है, किम उस कैनन के साथ खेलता हुआ जवान हुआ। और जमजमा तो पंजाब यूनिवर्सिटी और म्यूजियम के बिल्कुल बीच में खड़ी है। तो वो जो कैनन है, किम एज अ बेबी उस कैनन के इर्द गिर्द खेलता था। और मुझे उससे एक वाकया याद आता है, सॉरी एक साइड नोट हो रहा है, कि जब मैं इधर किताबों की तलाश में भटकता था और ये सारी किताबें वगैरह इकट्ठी करता था, आज से कोई 10-15 साल पुरानी बात है, तो मेरा वहाँ पे म्यूजियम की शॉप पे भी आना जाना होता था, वहाँ पे भी एंटीक बुक्स मिलती थी। तो वहाँ पे जो बुक सेलर थे, मैंने उनसे एक किताब ली, पूछा आपका नाम क्या है, कहते मेरा नाम किम है। तो मैं हंसने लगा, कहता आप क्यों हंस रहे हैं? मैंने कहा आई नो हु वाज किम। कहते कौन था? मैंने बताया उनको कि किम ये बच्चा था, ये यहाँ पे जमजमा कैनन, जो कैनन है जो सामने पड़ी है म्यूजियम लाहौर के, उधर खेलता हुआ जवान हुआ। कहते यस यू आर राइट। फिर उन्होंने अपना असली नाम बताया। तो अगर आप किम के करेक्टर से वाकिफ हैं तो आपको ये भी पता होगा कि किम करेक्टर जो है वो बेसिकली रडयार्ड किपलिंग ने उसको इजाद किया था, उसको बनाया था, उसको डिज़ाइन किया था। तो रडयार्ड किपलिंग भी लाहौर से बड़ी मोहब्बत करते थे। तो ये 18th सेंचुरी की बात है, रडयार्ड किपलिंग ने लाहौर को अपनी राइटिंग्स के जरिए जिंदा व जावेद कर दिया था। तो यहाँ पे भी प्राण नवील जो है रडयार्ड किपलिंग का जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल वो आगे चलते हैं प्राण और जो जिक्र करते हैं कि लाहौर जो है बेसिकली रिवर रावी के बैंक्स पे आबाद था। और वो बताते हैं कि ये अर्ली आर्यंस का कैंपिंग ग्राउंड था। अब आर्यंस को आप समझ लें, ये कुछ ट्राइब्स थे जो समझ लीजिए उज़्बेकिस्तान या सेंट्रल एशिया की स्टेट से इस तरफ को आए थे, नोमैड्स थे। और ऑब्वियसली कुछ खाने पीने की तलाश में ही आए होंगे, क्योंकि बाद में आने वाली तारीखों में बहुत से लोगों ने सेंट्रल एशिया से इन्वेड किया इस तरफ। तो ये भी उसी इन्वेजन में आ गए होंगे। आर्यंस डिफरेंट ट्राइब्स थे, कोई रेस तो नहीं हम इसको कह सकते, डिफरेंट ट्राइब्स थे, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स जिनको हम आर्यंस बोल दें। तो ये जो लाहौर था ये इसका कैंप था। अब आर्यंस बड़ी एंशंट मखलूक है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि लाहौर के बारे में जो रवायात हैं या जो लाहौर की बेस है, वो कहते हैं कि जो आपका अयोध्या का किंग था प्रेजेंट डे इंडिया, उसका नाम रामा था और उनके दो बेटे थे, लो, एक का नाम था लो और दूसरे का नाम था कुश। तो जो लो है वो संस्कृत का सिलेबल है हिंदू ट्रेडिशन में, और जबकि आवार यानी कि इसका मतलब है फोर्ट। तो आप यूं समझ लीजिए कि लाहौर का मतलब फोर्ट ही हुआ था, और जो लो था वो किंग रमा का बेटा था जिसके नाम पे लाहौर मंसूब है। अब इस चीज का जिक्र रामायण जो है, जो बुक है जो कि इनके किंग अयोध्या से मंसूब है, जिसके बेटे के नाम पे लाहौर है, उनके बारे में डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय है कि वो कब लिखी गई थी। बहरहाल हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि वो 6th सेंचुरी बीसी में लिखी गई, यानी बिफोर क्राइस्ट, विच मेक्स इट लाइक 2500 और 3000 ईयर्स अगो। ये लाहौर का जिक्र हो रहा है कि जॉन मिल्टन के थ्रू, रडयार्ड किपलिंग के थ्रू, और किस तरह जो किंग थे अयोध्या के, उनके बेटे के नाम से ये मंसूब है। आगे चलते हुए फरमाते हैं कि इसके बाद एक चाइनीज पिलग्रिम थे जिनका नाम था जुआंग जैंग। ये एक चाइनीज मंक था और बुद्धिस्ट था, और ये निकला था चाइना से इंडिया के सफ़र पे। तो मकसद इसका ये था कि मैं बुद्धा से रिलेटेड जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो राइटिंग्स हैं, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी कर लूँ।
तो कहते हैं कि ये कोई जब चाइना से इंडिया के सफ़र पे निकले हैं तो ये कोई तकरीबन 700 या प्रॉबली 676 स्क्रिप्चर्स, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स यानी कि उनकी राइटिंग्स जो हैं वो लेके यहाँ से गए हैं, जिसकी वजह से बाद में बहुत ज़्यादा जो है बुद्धिज़्म को फैलने फूलने का मौका मिला। तो कहते हैं कि जिस वक़्त वो ज़ुआंग ज़ैंग यहाँ पे वो बुद्धिस्ट मंक यहाँ पे आया था, तो वो रास्ते में उसने ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह लिखी थी। तो जो भी उसने हिस्ट्री लिखी थी, उसका ज़िक्र जो है, उसमें लाहौर का ज़िक्र भी मिलता है। तो दैट इज़ अबाउट 630 एडी। तो इस कदर पुराना है, ये लाहौर की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जब मुस्लिम इन्वेजन स्टार्ट हुई थी, तो उस वक़्त यहाँ एक चौहान प्रिंस की हुकूमत थी और उसके बाद फिर ये है कि इन्वेजन्स होती रहीं और इन इन्वेजन्स में जो है यहाँ के जो लोग हैं वो डिफेंड करते रहे, लेकिन 1008 में अनंग पाल जो कि लास्ट राजपूत किंग थे, हु वाज डिफीटेड बाय द सुपीरियर फोर्सेस ऑफ महमूद गजनी, फ्लेड टू अजमेर। तो यहाँ पे जो किंग थे अनंग पाल जो कि लास्ट राजपूत किंग थे, उनको शिकस्त हुई महमूद सुल्तान महमूद गजनी के आर्मीज़ के हाथों और वो यहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे जो आपकी हिंदूज़ की जो सल्तनत थी या उनकी जो राज था वो एनाइलेट हो जाता है। उसके बाद गजनवियों के बाद जो है बाद में जो गजनवी आए उन्होंने हिंदूज़ के साथ कंसिलिएटरी पॉलिसी रखी टूवर्ड्स 1241 में जेंगिस खान यानी कि चंगेज़ खान आते हैं जो है लाहौर की लूटमार करते हैं। In 1241, Lahore was taken and plundered by the hordes of Genghis Khan, and in 1286, Prince Muhammad, son of Ghiyasuddin Balban, perished in an encounter with the Mongols on the banks of Ravi. यानी रिवर रावी के बैंक्स के किनारे जो हैं प्रिंस मोहम्मद जो सन ऑफ गयासुद्दीन बलबन है उन वहाँ पे वो उनको शिकस्त हो जाती है। उसके बाद 1397 की बात हो रही है। 1397 में वो बता रहे हैं कि तैमूर तशरीफ़ लाए यहाँ पे और वो यहाँ से कुछ भी नहीं प्लंडर करके लेके गए, कुछ भी नहीं लूट के लेके गए, क्योंकि जाहिर है शहर के पास रह ही कुछ नहीं गया था, तो वो लूटते क्या यहाँ से। लेकिन उस दौरान लूटिंग और किलिंग जो थी यहाँ पे एक कॉमन प्रैक्टिस थी अंटिल द एम्पायर ऑफ द मुगल्स वाज एस्टैब्लिश्ड। तो 1524 में बाबर आ गए लाहौर में, तो उसके बाद फिर लाहौर वॉज प्लंटर्ड एंड बर्न्ड बाय हिज सोल्जर्स। ही कुड नॉट रीच दिल्ली, वो दिल्ली नहीं पहुंच सके और सिरहिंद शरीफ से ही रिट्रीट हो गए। लेकिन उसके बाद बाबर ने दोबारा लॉन्च की इन्वेजन और इब्राहिम लोदी को शिकस्त देने के बाद पानीपत 1526 में उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया और मुगल एम्पायर की बुनियाद रख दी। उसके बाद फिर जो बाबर के सक्सेसर्स थे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये लोग आते चले गए वन बाय वन। और जिस वक्त इन्होंने यहाँ पे रूल किया तो आप यूं समझिए कि लाहौर की किस्मत बदली। यहाँ पे पैलेसेस बने, बागात बने और जैसा कि मैं कल आर्किटेक्चर ऑफ लाहौर में भी कुछ रोज़ पहले मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि किस तरह मुग़ल एम्पायर्स की बिल्डिंग्स यहाँ पे हुआ करती थी। वहाँ पे हाउसेस किस तरह बनाए जाते थे और किस तरीके से जो है यहाँ पे जो स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी उसमें रेड स्टोन यूज़ किया जाता था, किस तरह उसके अंदर कशीदाकारी की जाती थी, ये मैं आपको आर्किटेक्चरल लाहौर आर्किटेक्चरल हेरिटेज में पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ। तो उसमें इजाफा करते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जब अकबर आए तो फिर उन्होंने यहाँ पे एक वॉल्ड सिटी बनाया which was not metal which was not metallic नहीं था, यानी कि उसमें मड कह सकते हैं, उन चीज़ों पे वो बना हुआ था। बाद में फिर जब गालिबन ब्रिटिश आए हैं तो वो उस फोर्ट को उन्होंने और मजबूत किया, लेकिन अकबर के बाद भी जो लोग आते गए वो भी फोर्ट को मजबूत करते चले गए जो आजकल लाहौर फोर्ट है। अकबर ने ही बेसिकली इसको बनाया था। कहते यही है कि ये एक ऊंचा सा टीला था जिसके ऊपर ये फोर्ट बनाया गया था और इसको चारों तरफ से गार्डेड किया गया था, वॉल्स बनाई गई थी, प्रॉपर एक सिटी था। अगर आप वॉल सिटी कभी आप गए हैं अंदर जाके आपने
जायज़ा लिया है वॉल सिटी का, तो आपको पता है ये वॉल सिटी 13 दरवाज़ों पे मुश्तमिल है। अब तो खैर शायद 13 में से 6 दरवाजे रह गए हैं। शायद एक आलमगीर गेट रह गया है, एक दिल्ली गेट रह गया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ माय मेमोरीज डज़ नॉट फेल मी। और उसके अलावा मोती गेट तो अब नहीं रहा, भाटी गेट है शायद इस वक्त। और उसके अलावा जो जिंदा हैं गेट, शेरांवाला गेट है, कश्मीरी दरवाज़ा है। वैसे तो मैं जो नाम आपको बता चुका हूँ उसमें कश्मीरी दरवाज़ा है, एक आलमगीरी है, एक शाह आलमी गेट था, एक मोती दरवाज़ा था, कहते हैं ये एलिफेंट का नाम था। एक भाटी दरवाज़ा है, कहते हैं कि ये एक भट्टी क्लैन यहाँ पे रहता था जिसके नाम पे ये भाटी दरवाज़ा था। दिल्ली दरवाज़ा है फेसिंग टूवर्ड्स दिल्ली। इसके अंदर एक रॉयल ट्रेल गुजरती है, अगर आप कभी उस तरफ गए हैं तो वो रॉयल ट्रेल जो है वो आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आपके रॉयल बाथ्स आएंगे जिनको अब रिस्टोर किया आगा खान उसने इंस्टीट्यूट ने विद इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। उसके बाद आप आगे जाएंगे, सुनहरी मॉस्क आएगी, फिर और आगे जाएंगे वजीर खान मॉस्क आएगी कि जो बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है जिसके डोम के बारे में मैं पिछले प्रोग्राम में आपसे जिक्र कर चुका हूँ। यही रॉयल ट्रेल जो आगे फोर्ट तक जाएगी। अब इसको वॉल सिटी वालों ने, वॉल सिटी अथॉरिटी ने इसको थोड़ा रिस्टोर किया है। और ये बड़ा एक चैलेंजिंग काम है क्योंकि दोनों तरफ इंक्रोचमेंट्स भी हैं, शॉपकीपर्स भी हैं, सदियों से आबाद हैं वो लोग। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो 13 दरवाजे थे जिनका मैं नाम आपसे ले रहा हूँ, गालबन रोशनाई दरवाज़ा रह गया, मोरी दरवाज़ा रह गया, और इसके अलावा एक यक्की गेट है जिसके बारे में कहते हैं कि वो पहले जकी गेट था, लेकिन बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम जकी गेट से वो फिर यक्की गेट हो गया। और इस तरह ये 13 दरवाजे थे लाहौर के। और जो इसमें सबसे छोटा दरवाज़ा था जिसको शायद दरवाज़ा तो नहीं कहेंगे लेकिन बहरहाल वो 13 गेट कहलाता है, मोरी गेट, वो बंद नहीं होता था। बाकी दरवाजे तो बंद रहते थे, उसको शाम को इवनिंग में उसकी लाइट्स वगैरह जलाई जाती थी। और इसी तरह जो बाकी गेट्स हैं उनकी भी अपनी अपनी कहानी है। शेरांवाला गेट है, और उसके बाद फिर ये जो आपका कश्मीर दरवाज़ा है, कश्मीरी गेट है। कश्मीरी दरवाजे के अंदर आप चले जाएं, वहाँ बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है, हर गेट की कोई ना कोई अच्छी ज़बरदस्त मार्केट है। जिस तरह शाह आलम गेट है उसकी शालमी मार्केट है, अकबरी गेट है उसके अंदर आपकी जितनी जो कहते हैं कि मंडी है, अकबरी मंडी ग्रेन्स की, और हर किस्म का वहाँ पे स्पाइस मिलता है। वो सही मायनों में स्पाइस बाज़ार है लाहौर का, अकबरी मंडी जो है। अगर आप कभी इस्तांबुल गए हो तो आपने वहाँ पे देखा होगा एक ग्रैंड बाज़ार, वहाँ पे जो स्पाइसेस मिलते हैं, जो चीज़ें मिलती हैं। इसी तरह लाहौर में भी अकबरी मंडी है, यहाँ पे भी बड़े स्पाइसेस वगैरह मिलते हैं, ज़ाफ़रान मिल जाएगा और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो आईने अकबरी में अबुल फजल जो कि मिनिस्टर थे वो बताते हैं कि लाहौर जो है ग्रेट सिटी इन द बारी दुआब इन मैग्निफिसेंस एंड पॉपुलस, इट हैज़ फ्यू इक्वल्स इन ओल्ड हिस्ट्री, इट इज़ कॉल्ड लोहावर। पहले इसको लोहावर कहा जाता था, बाद में फिर ये लोहार हो गया, लाहौर हो गया। आवर का मैंने आपको बताया कि मीन्स फोर्ट था। लो जो थे किंग रामा के बेटे थे। लोहावर इस वजह से इसका नाम लोहावर था। आईने अकबरी में भी अबुल फजल जो मिनिस्टर थे अकबर किंग के, वो भी यही लिखते हैं कि ये लोहावर ही था। बाद में इन द टाइम ऑफ हिज मेजेस्टी द फोर्ट हैज बीन बिल्ट ऑफ सॉलिड ब्रिक्स एंड लाइम एंड एज फ्रॉम टाइम टू टाइम द सीट ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड हियर, लॉफ्टी पैलेसेस वर बिल्ट। तो वो ये बता रहे हैं प्राण नवील के जिस वक्त आने वाले किंग्स ने फोर्ट को मजबूत से मजबूत किया, लेकिन ये है कि फिर जब हिज मेजेस्टी के ऑर्डर से फोर्ट को जो है ना सॉलिड ब्रिक्स और लाइम्स के जरिए मजबूत किया गया और वो प्रॉपर मेटालिक फोर्ट हो गया, और इसमें अच्छी जगहें बनाई गई। उसके अलावा लाहौर रोमांसेस के हवाले, रॉयल रोमांसेस के हवाले से भी बड़ा मशहूर है। कहा जाता है प्रिंस सलीम जो है, इट वॉज हियर दैट प्रिंस सलीम हु असेंडेड द थ्रोन एज जहांगीर फेल इन लव विद अ ब्यूटीफुल बट अनफॉर्चुनेट अनारकली, द पोमेग्रेनेट ब्लॉसम। यानी कि अनारकली के इंग्लिश तर्जमा वो फरमा रहे हैं पोमेग्रेनेट ब्लॉसम यानी अनार कली, ब्लॉसम यानी खिली हुई कली, द टाइटल गिवन टू नादरा बेगम और शरफुन नसा फॉर हर ब्यूटी। यानी कि ये खातून है एक, नादरा बेगम या शरफुन नसा, उनकी खूबसूरती की बिना पे उनको ये टाइटल दिया गया अनारकली। और जो जहांगीर के बेटे सलीम हैं प्रिंस, वो ही फेल इन लव विद हर। और बाद में बड़ी एक ट्रेजिक स्टोरी, इसका ट्रेजिक एंड भी है गालबन। जो एम्परर थे उन्होंने इसको देख लिया था कि जो है द टूम्स ऑफ जहांगीर, अच्छा
अरे मैं जरा पढ़ लूँ। तो ये जो अनारकली हैं ये अकबर की बड़ी फेवरेट थी, लेकिन हुआ ये, इसमें प्राण लिखते हैं कि अकबर ने एक दफ़ा कहीं देख लिया इसको, अनारकली को, प्रिंस सलीम के साथ स्माइल्स एक्सचेंज करते हुए, जिसकी बिना पे एम्परर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जो है इनको सीधा ही गाड़ दिया जिंदा, दीवार के अंदर चुनवा दिया। तो बाद में कुछ नैरेटिव्स बताते हैं कि वो पिछले दरवाजे से उनको एस्केप करा दिया गया था। बहरहाल वजह जो भी रही हो, यहाँ पे इस वक्त हम लाहौर की हिस्ट्री की बात करें। उसके बाद आगे चलें, फिर नूरजहां का वो बताते हैं कि उनकी ग्रेव पे लिखा हुआ है, अपॉन माई ग्रेव व्हेन आई डाई नो लैम्प शैल बर्न नॉर जास्मीन बी, नो कैंडल विद अनस्टेडी फ्लेम, नो बुलबुल चैंटिंग ओवरहेड शैल टेल द वर्ल्ड दैट आई एम डेड। इसका मैं तर्जमा नहीं करता, तो आप अगर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो इसको स्टॉप करें, रिवर्स करें, इसकी इंग्लिश जो मैंने बयान की है वो सुने और ख़ुद ही तर्जमा ढूंढ लें। तो क्योंकि मैं इसके नूरजहां की कबर पे जो कुछ लिखा है उसकी ट्रांसलेशन करके इसका मज़ा नहीं ख़राब करूँगा। एनीवे, उसके बाद यहाँ पे लाहौर को दारा शिको देखने को मिलते हैं, जो कि शाहजहाँ के सबसे छोटे बेटे थे और वो बड़ा दरवेश टाइप आदमी था दारा शिको। और इनके एक उस्ताद भी थे, मुर्शिद भी थे, जिनका नाम मियाँ मीर था, उनका आज भी मज़ार है और मियाँ मीर ब्रिज भी है इसके नाम पे। अब अगर आप लाहौर को जानते हैं दोनों तरफ से, तो एक तरफ शेरपाव ब्रिज है और एक तरफ मियाँ मीर ब्रिज है। तो मियाँ मीर का मज़ार भी है उस तरफ, कभी आप वहाँ जाएंगे देखेंगे, बड़ी ज़बरदस्त लाइब्रेरी है और क्या ही वहाँ ज़बरदस्त माहौल है। मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हैं, मैं कभी इंशाल्लाह शेयर करूँगा मियाँ मीर उसकी मज़ार की। उसके बाद औरंगज़ेब चले आए 16th सेंचुरी में, बादशाही मॉस्क बना दी गई। और उसके अलावा ये है कि 1662 में चूँकि रावी चढ़ी रहती थी तो ख़तरा रहता था कि लाहौर कहीं डूब ना जाए, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा बंद बना दिया जिसको बंदे आलमगीरी कहा जाता है, यानी कि आलमगीरी डैम कहा जाता है। तो ये इन्होंने बनाया ताकि लाहौर जो है वो कहीं डूब ना जाए। There are two other famous mosques in the city, one of which Wazir Khan built in 1634 and the other सुनहरी मस्जिद। अभी मैं आपसे जिक्र कर ही रहा था वजीर खान मॉस्क और सुनहरी मॉस्क का। ये बिल तरतीब 1634 वगैरह में बनी, और जो कि गोल्डन मॉस्क है, सुनहरी मॉस्क जिसका कलश या जो टूम है ऊपर वाला, इट्स गोल्ड एंड इट शाइन्स, दैट वाज बिल्ट इन 1753। और ये दोनों मसाजिद जो हैं ये दिल्ली गेट के अंदर वाक़या है। औरंगज़ेब की डेथ के बाद मुग़ल एम्पायर का ज़वाल स्टार्ट हो जाता है और फिर लाहौर जो है कभी सिख चीफ्स के कब्ज़े में आ जाता है, कभी अफ़गान यहाँ पे इन्वेजन करते हैं। तो मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात देखता देखता जो है लाहौर आगे चला जाता है। फिर यहाँ पे नादिर शाह का अटैक है जिसका वो ज़िक्र कर रहे हैं, और वो यहाँ पे आए और 1738 में यानी कि 1738 में वो दिल्ली से पीकॉक थ्रोन जो है वो तेहरान ले गए। तो उसके बाद भी लाहौर की पिलेज जारी रही और लाहौर शायद नादिर शाह के हमलों से इसलिए बचता रहा कि जो यहाँ के गवर्नर थे, फिर ये मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूँ। लाहौर वॉज सेव फ्रॉम पिलेज बाय द गवर्नर सरेंडरिंग द सिटी एंड पेइंग द कॉन्करर 20 लाख रुपीज एंड अ लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स। लाहौर कहते हैं वो इसलिए बच गया नादिर शाही हमलों से कि यहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने उनको 20 लाख रुपए दिया और बहुत सारे हाथी दिए। वो भी यही चाहते थे कि लाहौर को प्लंडर ना किया जाए। यहाँ पे एक वो रवायत आपने सुनी होगी पेरिस के बारे में कि पेरिस के लोगों ने पेरिस एज इट इज़ ही हवाले कर दिया इन्वेडर्स के कि इस खूबसूरत शहर को ना कुछ कहो। तो शायद ऐसी ही कोई बात गवर्नर के जहन में भी थी। उसके बाद 1756 में, अब 17th सेंचुरी आ गई है, 1756 में सिक्स के पास लाहौर आता है, लेकिन फिर वो मराठाज उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। फिर उसके बाद उनको अहमद शाह दोबारा 1761 में शिकस्त दे देते हैं और उनको पंजाब से बाहर ही निकाल देते हैं। लेकिन 1767 में अहमद शाह अपनी 8th और लास्ट इन्वेजन करते हैं, लेकिन सिख फोर्सेस जो हैं उनको डिफीट कर देती हैं और यहाँ से उनका सिलसिला ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद द लास्ट अटैक ऑन लाहौर वाज मेड बाय द दुरानी चीफ शाह जमान हु besieged द सिटी। हिज अटैक वाज हाउएवर इंटरप्टेड बाय द न्यूज़ ऑफ डिस्टर्बेंस एट काबुल। उसके बाद शाह जमान जो थे वो लास्ट अटैक था
लेकिन वो काबुल में कुछ बुरी बुरी खबरें मिल रही थी उनको, इसलिए वो वापस चले गए और लाहौर बच गया। लेकिन इस सारी प्लंडरिंग में लाहौर का बहुत नुकसान हो चुका था, बहुत सारी वेल्थ यहाँ से जा चुकी थी और इस शहर में कुछ भी नहीं बचा था। और ड्यूरिंग यहाँ पे वो लिखते हैं प्राण के ड्यूरिंग दीज पीरियोडिक इन्वेजन्स लाहौर सफर्ड वेरी मच। Ordinary people retired into the walled city for safety, while wealthy merchants and traders fled to Jammu, Amritsar and other places। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था, यहाँ पे वेल्थ थी, वो सारी वेल्थ जो है साथ ही उड़न शुरू हो गई। जाहिर है जब इतनी इन्वेजन्स हो रही थी तो लाहौर के जितने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे वो जम्मू, अमृतसर और दूसरी जगहों पे भाग निकले। बहरहाल जी आगे चलते हैं। 18वीं सदी आ गई। 1799 में रंजीत सिंह साहब तशरीफ ले आते हैं, वो लाहौर के मास्टर बन गए। इनके दौर में लाहौर में कोई ख़ास डेवलपमेंट तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि इनकी सल्तनत बड़ी एक्सपैंड हुई। बकौल यहाँ पे प्राण भी लिख रहे हैं, एक तरफ से वो कश्मीर को जा निकली, इनकी सल्तनत एक्सपैंड होते होते एक जानिब से कश्मीर की जानिब जा निकली, दूसरी जानिब वो काबुल की जानिब जा निकली, तो ये बहुत बड़े एम्परर बन गए। तो इनकी दौर में कोई ख़ास लाहौर के अंदर कंस्ट्रक्शन तो नहीं हुई। सिख जिस तरह अपने घर बनाया करते थे वो मैं आपको पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि वो किस तरह टिम्बर लिंटन्स और जो ब्रिक्स थी और वुड था उसका इस्तेमाल करके मजबूत घर बनाया करते थे। जबकि ये जो मुग़ल आर्किटेक्चर था, जैसे कि मैं आपको पिछले प्रोग्राम में बता भी चुका हूँ, ये नफीस होता था, मकान लॉफ्टी होते थे, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता था हाउस का वो ज़रा थिक होता था। तो इन्होंने कोई रंजीत सिंह के दौर में लाहौर में कोई ख़ास कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि लाहौर में जो वाहिद कंस्ट्रक्शन हुई है रंजीत सिंह के दौर में वो हुई है। ऑल्दो इनका जो अंपायर था फ्रॉम सुलेमान रेंज टू द सतलज एंड फ्रॉम कश्मीर टू मुल्तान एंड बिजॉन्ड तक था। सुलेमान रेंज अगर आपने देखा हो तो ये डेरा गाजी खान के इलाके की बात कर रहे हैं। लाहौर को बड़ी उस ज़माने में ग्लोरी और प्री एमिनेंस मिल गई। ज़ाहिर है सिख जो एम्परर थे उन्होंने इस जगह को अपना ठिकाना बना रखा था और इन्होंने वाहिद एक चीज़ जो बनाई वो, अगर आप लाहौर फोर्ट के अंदर गए हैं तो एक अंदर पवेलियन है। During Sikh rule, very few architectural additions were made to the city. The most notable landmark was the marble pavilion built by Maharaja Ranjit Singh in the center of हजूरी बाग। अगर आप हजूरी बाग गए हैं तो आपने वो एक देखा होगा जो एक मार्बल पवेलियन दरमियान में बना हुआ है। तो उसमें मुस्लिम आर्किटेक्चर भी नज़र आता है, सिख आर्किटेक्चर भी नज़र आता है, उसमें हर तरह की आर्किटेक्चरल डिज़ाइन आपको नज़र आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो एक चीज़, प्राण बता रहे हैं कि वो एक चीज़ उनके दौर में बनी है। और फिर जब आफ्टर द डेथ ऑफ 1839 रंजीत सिंह की वफात जो 1839 में होती है, उसके बाद हिज सक्सेसर्स एंगेज्ड इन फैमिली फ्यूड्स एंड वर अनेबल टू रूल द कंट्री। तो कहते हैं कि उनके जो सक्सेसर्स हैं वो कोई ख़ास असर नहीं छोड़ सके, ना ही वो उस किंगडम को चला सके और वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे और ये सब कुछ। सिख पीरियड के अंदर वो थोड़ा सा बता रहे हैं यहाँ पे कुछ सिख पीरियड जो है कुछ सेम्बलेंस ऑफ हिंदू रिवाइवल भी था, क्योंकि इन्होंने ऐसे टेम्पल्स और शिवालास बिल्ड की। तो ये वो बता रहे हैं कि दो तीन मशहूर मशहूर चीज़ें हैं जो बनाई गई उस ज़माने में। तो छज्जू भगत जो यहाँ पे रहते थे वो उनका यहाँ पे एक ये बनाया गया है चौबारा। A large temple was built here. Ranjit Singh held the shrine in great respect and visited it every Monday with generous offerings. Chajju Bhagat lived in Dhal Mohalla, which was also called a Chobara. और यहाँ पे जहाँ पे ये छज्जू रहता था वहाँ पे एक पुराना सा कुआं भी था। और यहाँ पे कहते हैं कि सेंट छज्जू प्राण बताते हैं कि इनकी वजह से गंगा भी इन्होंने एक दफ़ा फ्लो करवा दी थी। गंगा रिवर की बात कर रहे हैं। तो ये आगे जाके एक सेइंग है, ना बल्क ना बुखारे जो सुख छज्जू दे चुबारे, कि मतलब आप बुखारा चले जाएं या बल्ख चले जाएं, लेकिन जो मज़ा आपको छज्जू के चुबारे पे है वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एनीवेज, बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी अब ब्रिटिश राज शुरू हो गया है और ब्रिटिश राज के अंदर लाहौर थोड़ा सा प्रॉस्पर करता है। और ये इसलिए प्रॉस्पर करता है कि जब ब्रिटिश यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे रहन सहन में तब्दीली आती है। पहले जो यहाँ पे लोगों की क्लोथिंग थी वो आप समझें कि धोती पहनते थे लोग और पीछे से वो तहमन सा कमर के अंदर फंसा लिया करते थे, गालबन उसके ऊपर ही कोट पहन लेते थे, फिर एक हैट होती थी, आपने अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। तो उस वक़्त का जो लाहौर है जो ये बता रहे हैं
वो कुछ इस किस्म का ही था। तो अंग्रेज़ों ने आके बहरहाल यहाँ पे लाहौर में एक काम ये किया कि लाहौर विटनेस्ड ग्रेट प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड, मटेरियल, सोशल एंड कल्चरल। द फर्स्ट एवर पंजाब एग्जीबिशन वाज हेल्ड इन लाहौर इन 1864. Lahorias of all communities and class expressed their gratefulness for the countless blessings brought about by the Raj. और 1892 में एक हिस्टोरियन है सैयद मोहम्मद लतीफ़, वो अपनी किताब लाहौर इट्स हिस्ट्री आर्किटेक्चरल रिमेन एंड एंटिकिटीज़ में कहते हैं, After centuries of misrule and anarchy, the British became masters of the country. The real glory of that nation does not lie in the subversion of kingdoms, in the humbling of mighty, or in the ravaging of countries, but in this that they have sheltered God's people. उनका एक हिस्टोरियन की ये बात कर रहे हैं प्राण नवील, जिनका नाम है सॉरी मोहम्मद लतीफ़, जिनका नाम है, वो 1892 में लिखते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिश जब आए उन्होंने गॉड्स के पीपल को शेल्टर किया। मतलब उसका कहने का मकसद ये है कि जो लोग रहते थे वो इंटरफेथ हारमनी की शायद बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम यहाँ पे इकट्ठे रहते थे। और उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने दे मेड देम हैप्पी, प्रॉस्परस, स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड। गालबन वो यही कहना चाह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटेड इक्वल लॉज टू देम एंड मेड देम हैप्पी, प्रॉस्परस, स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड। वो फरमाते हैं कि उन्होंने ऐसे लॉज बनाए जो इक्वली उनको ट्रीट करते थे। और द मोस्ट वैल्यूड गिफ्ट ऑफ द राज वाज द फ्रीडम इट गेव टू इट्स सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस एंड प्रीच देयर ओन रिलीजन्स। और राज ने जो सबसे अच्छी चीज़ लाहौर को दी, बेसिकली ये किताब जो है लाहौर के बारे में है, तो आप इसको सब कॉन्टिनेंट के तनाजुर में ना देखिएगा, ना पूरी इंडियन एम्पायर या ईस्ट इंडिया कंपनी के तनाजुर में देखिएगा। ये लाहौर के हवाले से एक आदमी ने सेंटिमेंटल जर्नी लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब इसमें फैक्ट्स भी हैं, इसमें फिक्शन भी है। फैक्ट्स ये हैं कि जो पीछे तारीखें दी गई हैं, जो बैटल्स का जिक्र किया गया है, कौन किस वक्त आया, ये आप फैक्ट समझ लें। बाद में वो जो चीज़ें बता रहे हैं कि लोग खुश थे, प्रॉस्परस थे, स्ट्रॉन्ग थे, यूनाइटेड थे, इसमें थोड़ा सा फिक्शन भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है जब कोई आप नावल लिखते हैं तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा फैक्ट्स के साथ फिक्शन भी गढ़ते हैं। मसलन आगे जाके ये एक चैप्टर में जिक्र करते हैं कि सिनेमा की जब बात होती थी, लाहौर में कोई फिल्म रिलीज़ होती थी, तो टिकट लेने का जो तरीका होता था बड़ा कन्वेंशनल और ऑर्थोडॉक्स सा होता था। तो उस ज़माने में टिकट इतनी आसानी से मिलती नहीं थी। अब तो बैठे बैठे आप ऑनलाइन टिकट बुक करा लेते हैं ना, तो उस ज़माने में टिकट ऐसे नहीं मिलती थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप फिक्शन भी बीच में ऐड करते हैं। मूविंग अहेड, उसके अलावा ऑल मॉस्क्स इंक्लूडिंग द बादशाही मॉस्क व्हिच हैड बीन टेकन ओवर बाय द सिख रूलर्स एंड कन्वर्टेड इनटू वर्कशॉप्स वर रिस्टोर्ड टू द मुस्लिम्स ऑफ लाहौर. The shrines and tombs of saints which had been abandoned for fear of repression by the authorities regained their importance and patronage. The mausoleum of Data Ganj Baksh, the patron saint of Lahore, once again attracted worshippers from all communities. British Raj was a welcome change after the Sikka Shahi, a term denoting arbitrary rule. The older generations praised the Angrezi Raj diyan बरकता। तो बहरहाल ब्रिटिश रूलर्स ने एक्टिव स्टेप्स लिए इस शहर को, इसके मॉन्यूमेंट्स को, इस शहर की पुरानी बिल्डिंग्स को रिस्टोर करने में। जैसे कि मैं पीछे बता रहा था कि ये यहाँ पे इन्होंने एक एग्जीबिशन भी लगाई। ये फ्रांस की जो कंपनीज थी वो यूरोप के अंदर एग्जीबिशंस लगाया करती थी तो ये कॉलोनियल पावर्स, और इन्होंने तसल्लुत ही जमाया हुआ था यहाँ पे। लेकिन चूंकि यहाँ पे बड़े बड़े आर्टिजन्स बैठे हुए थे, बड़े बड़े कारपेंटर्स और बहुत आला नस्ल के, जैसे भाई राम सिंह वगैरह, सर गंगा राम हो गए, तो भाई राम सिंह का आर्किटेक्चर बड़ा मशहूर है। तो जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया, एचएसएन कॉलेज की जालियाँ वगैरह उन्होंने सारी डिज़ाइन की, एनसीए डिज़ाइन किया, म्यूज़ियम डिज़ाइन किया। तो वो जब एग्जीबिशन यहाँ पे अंग्रेज़ लगाते थे तो यहाँ जो चीज़ें बनती थी वो पूरे यूरोप में जाया करती थी। तो यहाँ के लोगों को मौका मिला कि वो अपने जोहर दिखाएं। उन्हीं जोहरों में, इन्हीं चीज़ों में रडयार्ड किपलिंग के जो फादर थे, जिनकी मैं आपको कल जिक्र कर रहा था, उन्होंने भाई राम सिंह को दरियाफ्त किया। बड़ा ज़बरदस्त कारपेंटर था, लकड़ी का काम उनके ख़ानदान में था। वो करता करता जब उसके जोहर खुले तो भाई वो तो कुछ का कुछ निकला। तो वो उस बंदे ने फिर आगे जब जाके रडयार्ड किपलिंग ने देखा कि यूरोपियन स्टाइल जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर हो रहा है आर्किटेक्चर में, तो उसको फिक्र पड़ गई कहीं कहीं पुराना जो हमारा असल कल्चर है यहाँ पे, मुगल्स की चीज़ें बनी हुई हैं, वो कहीं बर्बाद ना हो जाए यूरोपियन स्टाइल के अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि जो मुगल चीज़ें बीच में रखी, यूरोपियन स्टाइल साइड पे रखा। तो कई जगह पे आपको ऐसे नज़र आएगा कि मुगल आर्किटेक्चर बीच में है, दोनों साइडों पे कॉलम्स यूरोपियन स्टाइल के हैं।
तो इस तरीके से रडयार्ड किपलिंग ने अपना किपलिंग फैमिली ने ये किया कि उन्होंने लोकल आर्टिजन्स को प्रमोट किया ताकि हमारा जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है उसको कुछ ना हो और लाहौर भी आगे चलता रहे। फिर वो बता रहे हैं कि सेकंड डिकेड आ गई 20th सेंचुरी की, लाहौर को अपना स्प्लेंडर मिल गया, मॉडर्न बिल्डिंग्स बनने लग गई, द मॉल बना, पिक्चरेस्क यूरोपियन हाउसेज इन द सिविल लाइंस बने और एक सर्कुलर रोड बनाई गई। वो जो सर्कुलर रोड आजकल लाहौर के इर्द गिर्द घूमती है, इसी तरह की रोड उस जमाने में भी बनाई गई जिसका मकसद ये था प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द सिटी थ्रू इट्स 13 गेट्स। वो बता रहे हैं कि अंग्रेजों ने एक सर्कुलर रोड बना दी जिसका मकसद ये था कि जो 13 दरवाजे हैं उनसे शहर तक रसाई हो सके। तो अंग्रेजों ने ये काम किया। उसके बाद 1930 में जो था, लाहौर की प्रोस्पेरिटी बढ़ने लगी, इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ की बढ़ने लगी, नए रेजिडेंशियल एरियाज डेवलप होने लगे, कृष्ण नगर, संत नगर, रामनगर, कृष्णा गली, गवाल मंडी, गांधी स्क्वायर, निस्बत रोड, मजांग किला, गुजर सिंह जैसे इलाके डेवलप हुए। और जबकि आप इस तरफ आ जाएं तो मॉडर्न कोठीज़ या बंगलोज जिनको कहते हैं वो बने रेस कोर्स रोड पे, जेल रोड पे, लॉरेंस रोड, टेम्पल रोड, इजर्टन रोड, डेविस रोड, मंटगोमरी रोड, एबर्ट रोड, एम्प्रेस रोड एंड एल्सवेयर। उसके अलावा मॉल्टॉन भी उन्हीं दिनों में डिज़ाइन किया गया, जो कि लाहौर से 6 मील दूर था। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर घर थे, मॉल्टॉन की वो बात करें, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थे और जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान टाइटल्स हासिल किए थे, जैसे राय साहब, खान साहब, सरदार साहेब, राहे बहादुर, खान बहादुर और सरदार बहादुर। तो बता रहे हैं प्राण के लाहौर इमर्ज्ड एज अ लीडिंग सेंटर ऑफ एजुकेशन इन नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारे पढ़ने लिखने के इदारे खुल गए, आर्टिजन्स को प्रमोट किया जाने लगा, क्राफ्टमैनशिप को प्रमोट किया जाने लगा। लाहौर बाय नाउ हैड एक्वायर्ड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग द पेरिस ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं कि लाहौर की जो रेप्यूट थी वो पेरिस ऑफ इंडिया हो चुकी हुई थी। 1930s की ये बात कर रहे हैं कि यानी कि इतना ये फैशन रूल्ड, इनकी मैं लाइन बता रहा हूँ आपको, फैशन रूल्ड द लाइफ ऑफ इट्स पीपल हुज लाइफस्टाइल्स, हैबिट्स एंड कस्टम्स वर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट एडमिरेबल। वो बता रहे हैं कि फैशन रूल्ड, यानी कि फैशन रूल्ड द लाइफ ऑफ इट्स पीपल हुज लाइफस्टाइल, हैबिट्स एंड कस्टम्स वर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट एडमिरेबल। और इट हैड ऑल्सो बिकम द न्यूक्लियस ऑफ कॉमर्स एंड पॉलिटिक्स। और यानी कि कहते हैं कि इस ज़माने में यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस होता था, कारोबार होता था और लाहौर जो था फुल गहमा गहमी में आ चुका था। और इसके अंदर वही चीज़ें नज़र आने लग गई थी जैसे कि टाइम्स ऑफ मुगल्स में हुआ करता था। इट इन्फ्लुएंस द लाइफस्टाइल ऑफ इट्स पीपल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट और क्रीड। कास्ट और क्रीड के हवाले से बात की जाए तो इस शहर ने हर बंदे को नवाजा, चाहे वो किसी भी कास्ट का था। फिर आगे चल के वो बता रहे हैं कि द इंटरप्ले ऑफ हिस्टोरिकल फोर्सेज हैड मेड द मुस्लिम्स ऑफ द पंजाब लेस फेनेटिक एंड द हिंदूज लेस ऑर्थोडॉक्स एंड रिचुअल कॉन्शियस देन एल्सवेयर इन द कंट्री। यानी कि यहाँ पे हिस्टोरिकल फोर्सेस, जाहिर है इस शहर ने मुगल्स को भी देखा, सिख्स को भी देखा, ब्रिटिशर्स को भी देखा और फिर वो एंशंट चाइनीज़ एक जो मंक था जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे, वो, और उससे पहले हिंदू राजास भी यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे इन्वेडर्स भी आए। तो यानी कि ये एक ऐसा शहर था जिसने हर तरह का कल्चर देखा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ के जो थे ना लोग बड़े सुलझे हुए थे और इतने ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। और पूरे भी मुल्क में, यानी कि पूरे मुल्क से मुराद वो पूरा इंडिया ही ले रहा होगा ना, उस वक्त तो डिवीजन नहीं हुई थी। तो यहाँ के जो लोग थे वो बड़े समझदार लोग थे, सुलझे हुए थे और जो थे लेस ऑर्थोडॉक्स थे, कहीं भी पूरे मुल्क के लोगों से ज़्यादा डेवलप थे मेंटली। ये बात कर रहा है प्राण नबील, लाहौर की 30s 40s की। यहाँ पे मुस्लिम डोमिनेशन जो 1000 years की थी उसने लोगों के लिबास पे, उनकी आदात पे, उनके अंदाज अतवार, खाने पीने पे भी जो है काफ़ी गहरे असरात छोड़े। और हिंदूज़ भी थे, मुस्लिम्स भी थे जो यहाँ पे रहते थे। राम चंद, लाल, नाथ, जबकि अहमद, महमूद, खान, अली और सिंह जो हैं सिख के नाम से इस शहर में आबाद थे। और सम ऑफ द पॉपुलर फर्स्ट नेम्स वर इकबाल, फ़कीर, बरकत, हुकूमत, गुलाम, रोशन, आफ्ताब, महताब, खुशी, अमीर, मुख्तार एंड मुश्ताक। ये उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और पंजाबी कल्चर हर एक में कॉमन था। मसलन वो आगे चल के बता रहे हैं कि एक नाम था जो खुदा के लिए हर जगह यूज़ करता था और हर कास्ट एंड क्रीड करती थी, ओ रब्बा। तो उसके बाद कहते हैं लोग यहाँ पे रहने में बड़ी खुशी महसूस किया करते थे। ब्रिक हाउसेज हुआ करते थे, 3 और 4 स्टोरीज घर हुआ करते थे।
खड़े बने होते थे एंट्रेंस लेवल पर। लॉफ्टी हाउसेस थे, यानी कि ऊंचे हवेलियाँ हुआ करती थी मुख्तलिफ पार्ट्स वॉल सिटी के अलावा। उसके अलावा बाज़ार्स थे, बड़े कलरफुल से बाज़ार्स थे, हर वक्त वहाँ पे एक एक्टिविटी हुई रहती थी। और सिर्फ शॉप्स नहीं थी, बल्कि ये लाहौर की लाइफस्टाइल थी। आगे चलते हुए लिखते हैं कि बड़ी हारमोनियस लाइफ थी लाहौर की। लोग सुबह उठते थे, पहले अखबार पढ़ते थे, जैसे अखबार जो आता था मिलाप था, प्रताप था, वीर भारत था, ज़मींदारा था, ट्रिब्यून था, और स्पाइसी न्यूज़ लेते थे। उसके बाद रावी में जाके नहाते थे कुछ लोग, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों। ये उनके बैठक हुआ करती थी, प्राइवेट सिटिंग रूम जिसको कहते हैं। वहाँ पे बैठ के ये चेस खेला करते थे और गॉसिप किया करते थे, नोट्स एक्सचेंज किया करते थे कि शहर में क्या हो रहा है। और उसके अलावा दूसरे लोग जो हैं दुकानों पे जाया करते थे, एक दूसरे की हेल्प किया करते थे ताकि वो फिट रहें और हमेशा मूव करते रहते थे। और इस बारे में एक लाहौर में एक पुरानी सहींग है जो प्राण यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप पंजाबी समझते हैं तो वो कहता है कि चलदा फिरदा लोया, बैठिया ते गोया, लेटिया ते मोया। यानी ਉਹਦੇ कहने का मकसद है कि अगर आदमी चलदा फिरदा रहे ना, वो लोहे ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है, फिट रहता है। ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗ ਕੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਏ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਇੰਗ ਸਨ, ਸਇੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਤੇ बहरहाल वो आगे चलते वो कहते हैं कि बूढ़े जो बुजुर्ग थे अपने बच्चों का बड़ा ख्याल करते थे, और ये सहींग एक थी, खेलोगे कूदोगे होगे गवार, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये गालबन समझाने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद कहते हैं कि बड़ा सादा दौर था, और ये आगे जाके वो कहते हैं देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जी, रूखी मिस्सी खा के ठंडा पानी पी। मैं रिपीट करता हूँ, देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जी, रूखी मिस्सी खा के ठंडा पानी पी। यानी कि किसी दूसरे की चोपड़ी हुई रोटी, लिटरल मीनिंग में इसका करूँ, उसको देख के आप अपना जीना खराब करें, बल्कि आप मिस्सी की रोटी खाएं सादा, और ऊपर से ठंडा पानी पी के ईजी हो जाए। ये उस ज़माने के लाइफस्टाइल की बात हो रही है। उसके बाद एक बता रहे हैं कि एक पज़ल इनके ज़माने में बड़ा मशहूर था, जो इंग्लिश में है, दैट गोज़ लाइक द फर्स्ट इज़ द फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट ऑफ यू, द सेकंड एंड द थर्ड आर 0 2, द लास्ट इज़ द फर्स्ट ऑफ द लास्ट ऑफ यू, नाउ टेल मी प्लीज़ हु आर यू। बेसिकली वो वर्ड है फूल, FOOL। तो उसने उनको ना उसके वर्ड्स को जंबल अप किया है। द फर्स्ट इज द फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट ऑफ यू, यानी कि फर्स्ट का एफ फर्स्ट, द सेकंड एंड द थर्ड आर 0 2, दरमियान के जो दो लेटर्स हैं वो दो जीरोज हैं। द लास्ट इज द फर्स्ट ऑफ द लास्ट ऑफ यू, और आखिर में जो है ना आप बताएंगे कि आप कौन है, तो वो फिर फूल बनता है। एनीवेज बाकी आगे वो लाहौर के रूटीन्स की बात करें कि लोग घूमते फिरते रहते थे। और उसके अलावा सम ऑफ द फेमस मोहल्लाज ऑफ लाहौर वर लंगर खान और वेल नोन गलीज और कूचास जो थे, कागजियाँ, तेलियाँ, पिशोरियाँ, बदरखेली, जवारियाँ, बेड़ियाँ, लैला मजनू। लाहौर की जो इकोनॉमिक लाइफ थी वो बेसिकली हिंदू खत्रीज के हाथ में थी, अरोरास थे। वो मर्चेंडाइजिंग और कॉमर्स को बहुत अच्छी तरह समझते थे। और उसके अलावा उन्होंने सिविल सर्विसेज और लिबरल प्रोफेशन सच एज लॉ, मेडिसिन और एजुकेशन की टॉप पोजीशंस इनके पास ही थी। और इन्हीं के इन्होंने सबसे पहले ये लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ी सीखी थी, और इन्होंने वो जॉब भी की थी। और उसके बाद ये है, क्योंकि अंग्रेज़ी जो थी उस ज़माने में एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी। वो कहते हैं कि पंजाबी लैंग्वेज जो थी इसके डाइवर्स शेड्स होते थे, और लाहौरिया जो थे एक दूसरे की ज़ुबान सुनते ही बता देते थे कि कौन सा आदमी किधर से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल गुरमुखी स्क्रिप्ट जो था वो संस्कृत से ड्राइव किया गया था। वो सिख यूज़ करते थे रिलीजियस पर्पसेस के लिए, जबकि ब्रिटिश जो थे वो उर्दू लेके आए थे यूपी से, यूनाइटेड प्रोविंसेस से, जो कि इंडिया में है। जबकि हिंदू जो थे देवनागरी स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, वो आर्य समाज की वजह से थे। उर्दू हाउएवर इमर्ज्ड एज अ प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ ऑल कम्युनिटीज एज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि आप देखें ना किस किस्म का कल्चरल हब था, हर किस्म का यहाँ पे गुरमुखी स्क्रिप्ट भी चल रहा है, संस्कृत का स्क्रिप्ट है जो, उसके अलावा यूपी से आई हुई उर्दू भी यहाँ चल रही थी, और देवानगरी स्क्रिप्ट भी यहाँ पे चल रहा था। तो कैसा क्या ज़बरदस्त इलाका था ये, कैसी ज़बरदस्त इसकी जो है ना, आप देखें इसकी पीछे से लाइनेज है, क्या इसका
शान और शौकत थी इस शहर की। उसके अलावा जो ज़्यादातर मुस्लिम्स थे वो बता रहे थे कि आर्टिजन्स थे, वर्कर्स थे, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज से वाबस्ता थे। उसके अलावा फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट्स को मुस्लिम्स कंट्रोल किया करते थे, मिल्क सप्लाई को कंट्रोल किया करते थे, फर्नीचर शॉप्स थी इनकी, टेंट मैन्युफैक्चरिंग थी, टेलरिंग थी, और साइजेबल मुस्लिम जो थे वो एरिस्टोक्रेसी से वाबस्ता थे, एरिस्टोक्रेट थे, दैट ओड इट्स वेल्थ एंड स्टेटस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आगे चल के वो बताते हैं कि सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो हिंदू सोसाइटी का, वो लाहौर के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो हिंदू सोसाइटी का वो ये था कि द पंजाबी ब्राह्मण्स डिड नॉट एंजॉय एनी प्रिविलेजेस और सोशल स्टेटस एंड एक्सर्टेड लिटिल और नो इन्फ्लुएंस ऑन द कम्युनिटी, कि यहाँ पे पंजाबी ब्राह्मण्स का हिंदू कम्युनिटी पे कोई खास असर नहीं था। ब्राह्मण्स जो थे वो रूरल एरियाज में ही रहने को पसंद किया करते थे, और जो सेरेमोनियल ओकेजन्स होते थे, फंक्शंस वगैरह, जो खत्री पैटर्न्स जिनको अरेंज किया करते थे, उनकी लिविंग ज़्यादातर उसी पे बेस करती थी। उसके बाद वो कहते हैं कि द अपकीप ऑफ द ब्राह्मण फैमिलीज वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यजमान्स। यजमान जो थे वो ब्राह्मण फैमिलीज को खाना पीना प्रोवाइड किया करते थे, जिसको हांडा कहा जाता है। और इनका जो खत्रीज का जो एटीट्यूड था टूवर्ड्स द ब्राह्मण्स वो थोड़ा सा कंडेसेंडिंग था। उसके अलावा ब्राह्मण्स जो थे दे हैड जनरली केप्ट अवे फ्रॉम द स्टडी ऑफ पर्शियन, बट नाउ इकोनॉमिक नेसेसिटी फोर्स्ड देम टू स्टडी इंग्लिश एंड एक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। मतलब कहने का मकसद यह है कि उनको पर्शियन से वैसे ही वो दूर थे, अंग्रेजी फिर उनको पढ़नी पड़ी जब उनके हालात पतले हो गए थोड़े से। तो बाय द अर्ली 1930s, a number of educated Brahmins had settled down in Lahore, और कुछ गवर्नमेंट सर्विस में भी चले आए, कुछ टीचिंग प्रोफेशन के साथ चले गए। वो आगे बताते हैं कि कुछ ही एफ्लुएंट ब्राह्मण्स थे पूरे लाहौर में, और एक इन द होल ऑफ अनारकली, और अनारकली बाजार में गालिबन एक दुकान थी, लाल ब्रदर्स क्लॉथ मर्चेंट्स से जो थे, जो कि ब्राह्मण्स जिसको ओन करते थे। उसके अलावा इनकी ना कोई दुकान थी ना कोई कारोबार था। On the mall, perhaps the first shop to have been opened by a Brahmin was Vasudeva Radios in the late 30s, और गालिबन लेट 30s में एक दुकान एक ब्राह्मण ने और खोली थी जिसका नाम वसुदेवा था। हाँ, वो बता रहे हैं कि 1920 के आखिर में जो एजुकेटेड बच्चे थे उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिल रही थी, लेकिन जब 1930 का ग्रेट डिप्रेशन आया, आपको याद होगा मैंने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था जिसमें एडम स्मिथ फरमाते थे कि लेसे फेयर्स, यानी कि किसी किस्म की इंट्रूजन ना करो, मार्केट फोर्सेस अपना रास्ता खुद बनाएंगी। लेकिन वो चक्कर ऐसा घन चक्कर साबित हुआ कि 1930 का डिप्रेशन आन पड़ा पूरी दुनिया के अंदर, जो है नौकरियां चली गई, कसाद बाजारी आ गई। फिर जॉन मेनार्ड केन्स आए, उन्होंने आके बताया कि नहीं भाई, थोड़ा सा गवर्नमेंट का इसमें इन्फ्लुएंस होना चाहिए, आपको मॉनेटरी पॉलिसीज़ का हिसाब रखना पड़ेगा, वरना इस तरह तो ये डिप्रेशंस आते रहेंगे। तो वहाँ उस डिप्रेशन का जिक्र प्राण फरमा रहे हैं कि लाहौर पे 1930 में भी पड़ा, और लाहौरिया जो थे वो अपना शहर छोड़ना नहीं चाहते थे, और वो चाहते थे कि लाहौर में ही कोई ओपनिंग्स खुलें तो हम यहीं पे ही नौकरी कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाए। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि डॉक्टर प्रेम कृपल ने एक नज़म लिखी है, प्रॉब्लम्स ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड इन इकोनॉमिक स्लम्प एंड फाइनेंशियल ब्लाइट, reservation of jobs and posts for communities other than my own cast their shadows on my efforts for choice of congenial and creative work। फिर ये आगे जाके कहते हैं कि एक बड़ी मज़े की इन्होंने दी है, खाइए कनक चाहे भिगी होवे या भुजी होवे, रहिए लाहौर पावे झुगी होवे। तो कहता है कि जब खाने की बात आती है जो मर्जी खाओ, लेकिन जब रहने की बात आती है तो लाहौर में ही रहो। टेक वीट इवन इफ इट इज मॉथ ईटन, चाहे उसको कीड़ा भी लगा हो। लेट इट बी अ हर्ट ओनली बट लिव इन लाहौर, लेकिन रहो वहीं जिसको लाहौर कहते हैं। कहता है उसी जमाने में एक सेइंग, बड़ी पॉपुलर सेइंग हुई थी, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। बहरहाल कहते हैं कि पुराना लाहौर जो था बड़ा यूथफुल था, बड़ा लाइवली सा था, और बहुत कमाता था, और स्पेंडिंग भी इसकी बहुत अच्छी थी, लोग खुश रहते थे, और ये सिटी ऑफ स्कॉलर्स एंड लॉयर्स था। ग्रेट हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस भी यहाँ था, और इसके अंदर बाजार्स भी थे, सेंट्रल बैंक टू रावी रिवर, और ओल्ड हिस्टोरिक सिटी भी था, न्यू स्ट्रक्चर्स भी थे, विविड स्पेक्टिकल्स थे, कलरफुल बिल्डिंग्स थे, बेनाइन नेचर थी, वार्म हार्टेड और वाइटल पीपल थे, डाइवर्स फेथ और ट्रेडिशंस के, और ये लाइफ को इंजॉय करने वाले लोग थे। ये कलरफुल लाहौर की बात हो रही है 1920-30 की।
खैर उसके बाद एक ट्विस्ट आ जाता है। 1919 में रूलेट एक्ट पास हो जाता है। रूलेट एक्ट पास होने के बाद जो है ब्रिटिश ने बैन लगा दिया था गैदरिंग्स के ऊपर, और क्योंकि लोग पसंद करते थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, गांधी को, और अंग्रेज़ इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। और इन्हीं सब चीज़ों के दरमियान जो है आपका जलियांवाला बाग की ट्रेजिडी हो गई, जब जनरल डायर ने फायर ओपन कर दिया निहत्थे लोगों पे। उसकी वजह से यहाँ पे भी जो है उसके असरात यहाँ पे भी चले आए। तो वो आगे बताते हैं कि 3 रेवोल्यूशनरीज ऐसे थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिन्होंने अपनी जान दी। लाहौर से बिलोंग करते थे, क्योंकि ये किताब लाहौर के हवाले से लिखी गई है, इसलिए ज़्यादातर बातें लाहौर की हो रही हैं। ये लाहौर ही था जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना हिस्टोरिक सेशन मुनक्किद किया 1929 में। उसके बाद वो बता रहे हैं अगेन ये लाहौर ही था जहाँ पे मुस्लिम लीग ने एम ए जिना की लीडरशिप में 22 मार्च 1940 को रेजोल्यूशन पास की। इतना इम्पोर्टेंट था ये लाहौर। और उसके अलावा ये पॉलिटिकल मीटिंग्स और पब्लिक कॉन्फ्रेंसेस का बड़ा गढ़ था, जो कि ज़्यादातर मोची गेट में हुआ करती थी, विच वॉज टू लाहौर बट हाइड पार्क कॉर्नर वॉज टू लंदन। अगर आप कभी लंदन गए तो लंदन में हाइड पार्क है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के साथ ही। तो आप हाइड पार्क में लिखा हुआ है कि स्पीकर्स कॉर्नर भी है, मैं उधर बैठ के वहाँ पे आप जो मर्जी बोलते फिरें। तो कहते हैं कि ये मोची गेट जो था ये लाहौर का हाइड पार्क था, यानी कि यहाँ पे पब्लिक कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स भी हो रही हैं, हर बंदा आ रहा है, बैठ रहा है। This site was witness to a whole galaxy of political, social and religious leaders rousing their audiences to a pitch of excitement. बड़ी शोला बयानी तकरीरें होती थीं, ये वो सारा कुछ चलता था। और here the most eminent poet of his time, मोहम्मद इकबाल, is said to have recited his जवाब शिकवा, कि इकबाल जो अपने ज़माने के मशहूर शायर थे, उन्होंने जवाब शिकवा भी यहीं पढ़ी थी। और यह जगह जो थी फेवरेट हॉन्ट थी पैटी ट्रेडर्स की, हॉकर्स की, मैजिशियंस की, स्नेक चार्मर्स, क्वैक, स्विंडलर्स एंड एंटरटेनर्स ऑफ ऑल काइंड्स। ये सारा पढ़ के तो लग रहा है जैसे हम किसी न्यूयॉर्क के किसी चौक का जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पे एक जाने हॉकर्स बैठे हैं, एक जाने मैजिशियंस बैठे हैं, स्नेक चार्मर्स बैठे हैं। ये लाहौर का जिक्र हो रहा है। बाय द एंड ऑफ 30s, 1930 के आखिर में लाहौर के अंदर जो मूवमेंट थी वो थोड़ी स्लो डाउन हो गई। उसकी वजह ये थी कि एजुकेटेड यंग लोग जो थे उनको नौकरियां चाहिए थी, और नौकरियों के लिए ज़रूरी था कि आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स से दूर रहें। तो उसके बाद ये था कि लोग नौकरी में उनको घर गृहस्थी की पड़ गई, उन्होंने अपने घर चलाने थे। तो इसी वजह से दस इट वाज दैट महात्मा गांधी क्विट इंडिया अनाउंसमेंट विच क्रिएटेड एन अपहीवल ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री हैड वेरी लिटिल इम्पैक्ट इन लाहौर। कि महात्मा गांधी की जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी उसका कोई लाहौर पे कोई खास असर नहीं पड़ा। खैर 1939 में वर्ल्ड वॉर टू उसका आउटब्रेक होता है। लाहौरीज जो हैं वो अपनी मार्शल हेरिटेज को जो बड़ा प्राउड फील करते हैं, क्यूड अप टू जॉइन द आर्म फोर्सेस, उन्होंने भी ज्वाइन किया आर्म फोर्सेस को। और इस वॉर ने जो है नई जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की। तो बहरहाल ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है लाहौरीज को वॉर के इफ़ेक्ट भी आने शुरू हुए, वॉर के इफ़ेक्ट्स भी बड़े ज़बरदस्त पड़े इस शहर पे। आखिर में प्राण नवील जो हैं वो एक फ़ारसी कुपलेट के ऊपर, फ़ारसी शेर के ऊपर इस बात को ख़त्म करते हैं। मे गॉड कीप द पंजाब प्रॉस्परिंग, मे ही प्रोटेक्ट द लैंड ऑफ द सेंट्स, ओ मे लाहौर बी ऑलवेज फुल ऑफ ब्लिस, मे डिजीज़ एंड फेमिन नेवर विजिट इट। मैं इसकी पर्शियन पढ़ने की कोशिश करता हूँ। खुदा पंजाब रा महमुर दारद, बा खाके औलिया मंजूर दारद, बूद आबाद दाइम शहर लाहौर, वबा व कहत ज़बुखा दौर दारद। यानी कि लाहौर जो है ना, इसको पंजाब को हमेशा प्रॉस्पर रखो ए खुदा। और इस लैंड ऑफ सेंट्स है ये, और कह रहे हैं ना बखा के औलिया, तो ओ में लाहौर बी ऑलवेज फुल ऑफ ब्लिस, लाहौर हमेशा खुशियों से भरा रहे और इसको कभी कहत और वबा ना देखनी पड़े। तो यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम का एंड करते हैं। प्राण नवील ने लाहौर का जो जिक्र किया हिस्टोरिकली वो मैंने आज आपको पढ़ के सुनाया। इसमें बहुत सारी बातें रह गई होंगी मुझसे, अभी मैं आगे जिक्र करना चाह रहा था, वो हम किसी और वक्त करेंगे। तो मैं जो पिछले दिनों आर्किटेक्चरल ऑफ लाहौर हेरिटेज की बात कर रहा था, उसमें वो फरमाती हैं राइटर कि इछरा ये एक पॉपुलेशन है जो कि कहते हैं कि फोर्ट ख़त्म होने के बाद या फोर्ट के बाद जो सबसे पहली पॉपुलेशन मूव की टूवर्ड्स आउटसाइड, वो इछरा लोकेलिटी में मूव की। तो वो बता रही थी राइटर के इछरे से जो है इंडो बैक्टीरियन दौर के पॉइंट्स मिले थे। बैक्टीरिया जो है बेसिकली एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। इसके ऊपर मैं एक प्रोग्राम करूँगा, मेरे पास बुक भी है इसकी।
ये एंशंट लैंड जो है, ये आप यूं समझिए कि पाकिस्तानी चित्राल और टेक्सला का जो एरिया है वो एंशंट बाक्ट्रिया में बिलोंग करता था। ये बहुत बड़ी किंगडम थी। तो इसके बादशाह थे और ये एक फॉरगॉटन किंगडम है और इस किताब का नाम भी यही है, द हिस्ट्री ऑफ अ फॉरगॉटन एम्पायर, रिटन बाय H.G. रॉलिंसन। तो इनके अपने सिक्के भी थे और ये सारी चीज़ें थी। ये इंशाल्लाह हम कभी इसको स्टडी करेंगे तफसील से, मैं आपको बाक्ट्रिया का बताऊंगा। तो अब ये जो बाक्ट्रिया किंगडम है, अब ये अफगानिस्तान में और इन इलाकों में डिवाइडेड हो चुकी है, हिंदू कुश के नीचे थी। तो उसका कहने का मकसद ये था राइटर का कि यहाँ से इचरा से इंडो बाक्ट्रिया कॉइन्स मिले थे। तो इसका मतलब ये है कि उस ज़माने में कम्युनिकेशन थी, ट्रेडिंग थी, कॉमर्स था। तो पता नहीं कितनी एंशंट सिविलाइजेशन की ये बात हो रही है। बाक्ट्रिया तो कोई हज़रत ईसा से भी, क्राइस्ट से भी पहले कोई छठी सातवीं 6 BCE, बिफोर कॉमन ईयर, जिसको कॉमन ईयर और बिफोर क्राइस्ट ईयर एक ही होता है बाय द वे, लेकिन फॉर द कन्वीनियंस उसको वो BCE लिख देते हैं, बिफोर कॉमन ईयर विच इज़ 1। तो बिफोर कॉमन ईयर 1, यानी अगर 1 से आप स्टार्ट करें तो इस वक्त चल रहा है 2024, तो 2024 साल पीछे चले जाएं, उससे भी 8-10 साल पीछे चले जाएं तो शायद बाक्ट्रिया की एंशंट सिविलाइजेशन आपको मिल जाएगी। तो उनके कॉइन्स यहाँ पे इचरा से मिल रहे हैं, तो उससे आप आइडिया कर सकते हैं लाहौर कितना पुराना है। तो ये एक एंशंट सिविलाइजेशंस का मेल्टिंग पॉइंट है और इस शहर का अपना एक मिजाज है। यहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं, वही चीज़ अब हमारे अंदर भी है। हमें भी कल्चर्स, अपने फेस्टिवल्स बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत से तो ख़त्म भी हो गए हैं जैसे बसंत वगैरह, क्योंकि वो कांच की डोर नामाकूल सी आ गई जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने लग गए। अच्छा हुआ बसंत बंद हो गई क्योंकि वो एक्सीडेंट्स भी ख़त्म हो गए, लेकिन बहरहाल वो कल्चर याद तो आता है। तो इस नोट के साथ मैं एंड करता हूँ। मुझे बताइएगा आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा, हिस्ट्री ऑफ लाहौर। इसके और भी हिस्ट्री ऑफ लाहौर के ऊपर प्रोग्राम हो सकते हैं जो कि मैं करूँगा। 13 दरवाज़ों की हिस्ट्री भी बयान की जा सकती है, हर दरवाजे की अलग हिस्ट्री है। तो किसी और का भी नैरेटिव मैं आपको कभी बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। टेक केयर।